साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। सभी मित्रों को आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों आज प्रैक्टिस का जो क्लास चलने वाला है यह है गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल का। आपका गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल का इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं प्राचीन इतिहास में, जो पीछे चैप्टर है। तो इसमें आपको लगभग 124 के प्रश्न मिलेंगे। तो इसमें जितने प्रश्न होंगे सबकी व्याख्या की जाएगी। उसके बाद हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि हम आपके लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आज का जो प्रश्न संख्या 1 है, शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें आपको बताना है, देखिए प्रश्न संख्या 1 जो है इसमें दिया है कि देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला कालिदास, दूसरा हरिशेन, तीसरा विशाखदत्त और चौथा शूद्रक। इसमें आपको बताना है कि देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक का लेखक कौन था। ठीक है, देखिए इसमें जो आपका जो उत्तर है वह आपका उत्तर है विशाखदत्त। जो विशाखदत्त हैं वो देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक के लेखक। ठीक है, देखिए विशाखदत्त की जो किताबें हैं, जो नाटक है, उसमें देखिए एक है मुद्रा राक्षस, ठीक है, एक है मुद्रा राक्षस, एक है देवी चंद्रगुप्तम। ये दोनों नाटक के लेखक विशाखदत्त हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है। ठीक है, तो देखिए इसमें अभिलेख पूछा गया है कि किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है। ऑप्शन पहला समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख, दूसरा हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख, तीसरा ऑप्शन है अमोघवर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख और चौथा है अस्कंदगुप्त का काहौम अभिलेख। इसमें आपको बताना है कि रामगुप्त जो गुप्त वंशीय शासक था उसका नाम किस अभिलेख में आता है। ठीक है, तो चलिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 देखिए कि मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित तिथि अंकित है। ऑप्शन 527 विक्रम संवत, दूसरा 528 विक्रम संवत, तीसरा 529 विक्रम संवत और चौथा है 530 विक्रम संवत। इसमें बताना है कि मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित तिथि अंकित है। ठीक है, देखिए इसमें जो आपका उत्तर सही है वह है 529 विक्रम संवत। ठीक है, देखिए कुमार शासक जो गुप्त शासक है कुमारगुप्त प्रथम, जो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम है उसी का अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। ठीक है, तो इसी में कुमारगुप्त से संबंधित बातें कही गई हैं।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 है, गुप्त काल के उदय के समय भारत में निम्नलिखित गणतंत्र विद्यमान थे। ऑप्शन आपके सामने है, मालव, अर्जुनायन, यवधेय, दूसरा है कुलिंद, शिवी और लिच्छवी, तीसरा ऑप्शन है कुकुर, अंधक, भोजक, तीसरा है सॉरी चौथा ऑप्शन है आभीर, मद्रक और प्रार्जुन। इसमें आपको बताना है कि गुप्त काल के उदय के समय भारत में निम्नलिखित में से कौन से गणराज्य गणतंत्र या गणराज्य विद्यमान थे। ठीक है, चलिए इसमें आपका देखिए जो आपका उत्तर सही होगा वह है 1, 2 और 4, अर्थात इसमें जो आपका उत्तर सही होगा वह है मालव, अर्जुनायन, यवधेय, उसके बाद कुलिंद, शिवी और लिच्छवी, और फिर आभीर, मद्रक और प्रार्जुन। ये आपके 3 ऑप्शन 1, 2 और 4 यही आपके उत्तर सही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन बराह मिहिर के विषय में सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है कि बराह मिहिर उज्जैनी के निवासी थे, दूसरा ऑप्शन है उन्होंने दशमलव पद्धति की खोज की, तीसरा ऑप्शन है उनके पिता आदित्य दास थे, और चौथा ऑप्शन उन्होंने लघु जातक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि बराह मिहिर के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक, चलिए इसमें देखिए आपका जो उत्तर सही होगा वह है उन्होंने दशमलव पद्धति की खोज की, यही आपका उत्तर सही नहीं है। ठीक है, देखिए बराह मिहिर के विषय में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। जो बराह मिहिर हैं इनका जन्म 6वीं शताब्दी ईस्वी में उज्जैनी में हुआ था, अर्थात जो पहला ऑप्शन है ये आपका सही है। ठीक है, जो उज्जैनी है यह अवंती पश्चिमी मालवा में स्थित कपथिका नामक स्थान पर माना जाता है। उनके पिता का नाम आदित्यदास था, ये भी आपका उत्तर सही है। ठीक है, माता का नाम इनके सत्यवती था। बराह मिहिर ज्योतिष से अधिक ज्योतिष के इतिहासकार के रूप में ज़्यादा इनकी प्रसिद्धि है। तो बराह मिहिर ने बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें आपका जो उत्तर होगा नहीं वो दशमलव पद्धति थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, बृहद संहिता की रचना किसने की थी। ऑप्शन कालिदास, दूसरा कल्हड़, तीसरा आर्यभट्ट, चौथा बराह मिहिर। इसमें आपको बताना है कि बृहद संहिता की रचना किसने की थी। तो देखिए इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है बराह मिहिर। बराह मिहिर ने बृहद संहिता की रचना की थी। देखिए बराह मिहिर की जो और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें इनकी पंच सिद्धांतिका एक पुस्तक है वो है, दूसरी है बृहद जातक, ठीक, तीसरी है बृहद संहिता, चौथा है लघु जातक, उसके बाद है विवाह पटल, एक और इनकी रचना है योग माया। ठीक है, देखिए जो पंच सिद्धांतिका है यह बराह मिहिर की गणित ज्योतिष संबंधी ग्रंथ मानी जाती है। ठीक है, जो बृहद संहिता है एक विशेष प्रकार की विश्वकोश है। बृहद संहिता में बराह मिहिर ने पौधों में होने वाले विभिन्न रोगों का निदान बताया है। बृहद संहिता में
खराब फसल तथा अकाल की स्थिति से जुड़े ज्योतिषी लक्षणों की चर्चा की गई है। ठीक है, देखिए जो वराह मिहिर है वास्तु विद्या के भी महान आचार्य इन्हें समझा जाता था। बृहद संहिता से वास्तुशास्त्र, प्रतिमा शास्त्र, चित्र शास्त्र की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि काचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य लक्ष्य साक्ष्य क्या है? ऑप्शन देखिए, अभिलेख, दूसरा है मुद्रा, तीसरा है फाह्यान का विवरण, चौथा है आर्यमंजूश्री मूल कल्प। इसमें आपको बताना है कि काचगुप्त की ऐतिहासिकता का प्रमुख साक्ष्य क्या है। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है मुद्रा। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 कि गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है। ऑप्शन पहला समुद्रगुप्त है, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय से, तीसरा कुमारगुप्त से, चौथा स्कंद गुप्त से। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख किससे संबंधित है। ठीक है, देखिए इसमें जो उत्तर सही है वह है चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय से मेरा जो मथुरा अभिलेख है यह संबंधित इनसे है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें देखिए प्रश्न संख्या 9 है कि गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं मिली है। पहला ऑप्शन दुर्जनपुर से, दूसरा उदयगिरी से, तीसरा विदिशा से, चौथा सांची से। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से कौन जो जैन प्रतिमाएं हैं किससे संबंधित हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है दुर्जनपुर से। यह दुर्जनपुर से संबंधित है। ठीक है, जो विदिशा व्यस्त नगर है के पास स्थित दुर्जनपुर से 3 जैन प्रतिमाएं या मूर्तियां मिली हैं। इन मूर्तियों पर प्राप्त लेखों में रामगुप्त को महाराजाधिराज कहा गया है। जैन मूर्तियों में 2 चंद प्रभु की हैं, एक पुष्प दत्त की है। इन मूर्तियों पर गुप्तकालीन लिपि में 3 लेख लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि दुर्जनपुर अभिलेख में रामगुप्त को कौन सी उपाधि दी गई है। तो इसमें अभी हमने बताया इसमें इन्हें महाराजाधिराज की उपाधि दी गई है। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है बी ऑप्शन महाराजाधिराज की उपाधि। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 कि पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है। ऑप्शन देखिए, प्रभावती गुप्त से, दूसरा कुमार देवी से, तीसरा स्कंद गुप्त से, चौथा है ईशान वर्मा से। इसमें आपको बताना है कि पूना ताम्रपत्र लेख है यह किससे संबंधित है। ठीक है, देखिए इसमें जो उत्तर सही है वह है प्रभावती गुप्ता से। पूना ताम्रपत्र लेख प्रभावती गुप्ता से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12 है गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपके देखिए, चंद्रगुप्त को, दूसरा श्रीगुप्त को, तीसरा रामगुप्त को, चौथा घटोत्कच। इसमें आपको बताना है गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है। देखिए इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का शासक जो संस्थापक है या प्रथम शासक माना जाता है। ठीक है, अब थोड़ा गुप्त वंश के विषय में और आपको बता दें। देखिए गुप्त वंश के लेखों में श्रीगुप्त को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया है। गुप्त वंश की स्थापना महाराज श्रीगुप्त ने लगभग 275 ईस्वी में की थी।
समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में गुप्तों के वंशजों के प्रथम नामोल्लेख महाराज श्रीगुप्त का प्राप्त होता है। ठीक है, राजघाट से श्रीगुप्त अंकित मुहर मिली है। लुधियाना से भी श्रीगुप्त से अंकित एक मुहर प्राप्त हुई है। इत सिंह ने बताया है, जो एक चीनी लेखक था, उन्होंने कहा कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को चेलकेतो कहा। इस इत सिंह ने श्रीगुप्त को चेलकेतो कहा है। तो जिसने, जो श्रीगुप्त है, इसने मृग शिखावन में चीनी भिक्षुओं के लिए एक मंदिर बनवाया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दाहित्य कहा गया है? तो इसमें ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम को, दूसरा समुद्रगुप्त को, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय को, और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि लिच्छवी दाहित्य किसे कहा जाता है गुप्त वंश में। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दाहित्य कहा गया है। ठीक है, देखिए प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दाहित्य कहा गया है। धर्म प्राचीन बंधा कहा गया है। धरणी बंधा इसे कहा गया है। पृथ्वी व्याम प्रतिरथ कहा गया है। इसे कविराज भी कहा गया है। इसे परम भट्टारक भी कहा जाता था। ठीक है, इस तरीके से तमाम जो उपाधियां थी वो समुद्रगुप्त की है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, इसमें कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? इसमें ऑप्शन देखिए, श्रीगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा समुद्रगुप्त और चौथा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। इसमें आपको बताना है कि गुप्त वंश में महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक या सम्राट कौन था? ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है चंद्रगुप्त प्रथम। जो चंद्रगुप्त प्रथम है वह महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सम्राट माना जाता है। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त जो प्रथम है इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना भी जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन 219 ईस्वी से, दूसरा ऑप्शन 319 ईस्वी से, तीसरा है 606 ईस्वी से और चौथा 144 ईस्वी से। इसमें आपको बताना है कि गुप्त संवत कब से प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, देखिए इसमें जो आपका उत्तर सही होगा वह है 319 ईस्वी से इसका प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, देखिए गुप्त संवत 319 चंद्रगुप्त प्रथम ने आरंभ किया था। अलबरूनी कहता है कि गुप्त संवत और शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर पाया जाता है। ठीक है, गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा घटोत्कच, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा श्रीगुप्त। इसमें आपको बताना है कि कौन सा गुप्त शासक है जिन्होंने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। चलिए, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त शासकों में सबसे पहले सिक्के जारी किए। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो है इन्होंने 16 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। उसके बाद जो इनके प्रमुख और सिक्के थे जिन्होंने जारी किए उसमें है राजा रानी प्रकार का सिक्का, ठीक है, राजा दंपत प्रकार का सिक्का, विवाह प्रकार का सिक्का
इस तरीके से इन्होंने जितने भी सिक्के चलाए वो सारे के सारे स्वर्ण सिक्के चलाए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 कि गुप्त सोने के सिक्के दिनार का नाम किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला संस्कृत है, दूसरा चीनी है, तीसरा यूनानी है, चौथा लैटिन। इसमें आपको बताना है कि जो गुप्त सिक्के जो है दिनार नाम उसका है वह किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है लैटिन भाषा। लैटिन भाषा से जो गुप्तकालीन सिक्का दिनार है उसका वह नाम लिया गया है। ठीक है, देखिए दिनार लैटिन भाषा से लिया हुआ शब्द है। बैग्राम ताम्र जो लेख है उसमें कहा गया है कि 16 रूपक 1 दिनार के बराबर होता है। ठीक है, इस काल में सुवर्ण और चांदी का जो अनुपात होता था 1:16 हुआ करता था। गुप्त साम्राज्य के सिक्कों की 16 निधियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, 16 निधियां प्राप्त हुई हैं। इनमें सर्वप्रथम प्राप्त कलकत्ता की काली घाटी निधि है। ठीक, तो इस तरीके से चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, रूपक सिक्के प्रचलन में थे। अब इसमें आपको बताना है कि रूपक सिक्के प्रचलन में थे मौर्य शासनकाल में, दूसरा कुषाणों के शासनकाल में, तीसरा शुंगों के शासनकाल में, चौथा गुप्तों के शासनकाल में। ठीक है, चलिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है गुप्तों के शासन काल में। गुप्तों के शासन काल में रूपक सिक्के चलाए जाते थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए इसमें है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण सिक्के जारी किए। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहला है श्रीगुप्त, दूसरा है घटोत्कच, तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम, चौथा है समुद्रगुप्त। अभी हमने बताया था, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 20 है कि इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है जिसके रचयिता हैं उनके दरबारी कवि कौन है। पहला हरिशेन, दूसरा नागसेन, तीसरा कालिदास, उपयुक्त में से चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है हरिशेन। यही इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसमें 21 प्रश्न संख्या है कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित कौन सा है। ऑप्शन देखिए, बयाना, दूसरा कोटावा, तीसरा हाजीपुर, चौथा बस्ती। इसमें आपको बताना है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष कौन सा है। ठीक है, ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है बयाना। जो बयाना है यह गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष माना जाता है। ठीक है, देखिए राजस्थान में भरतपुर के बयाना से गुप्तों की सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वाधिक स्वर्ण सिक्कों की निधियां प्राप्त हुई हैं। देखिए बयाना निधि 1821 ईस्वी में यहाँ से जो स्वर्ण सिक्के मिले हैं सर्वाधिक चंद्रगुप्त द्वितीय के 983 सिक्के मिले हैं। फिर यहाँ से कुमारगुप्त प्रथम के 628 सिक्के मिले हैं। उसके बाद समुद्रगुप्त के सिक्के भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। इस निधि से स्कंदगुप्त की केवल एक मुद्रा यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 22 से पुंडवर्धन अधोलिखित किस स्थान से समेकित किया जाता है। पहला है उड़ीसा, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम, चौथा है विदर्भ। इसमें आपको बताना है कि जो पुंडवर्धन है वो किस स्थान से संबंधित है।
ठीक है, जो आपका इसमें उत्तर होगा वह है पश्चिमी बंगाल। पुंडवर्धन पश्चिमी बंगाल से संबंधित था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब 23 प्रश्न देखिए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। पहला समुद्रगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा स्कंदगुप्त, चौथा कुमारगुप्त। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त है उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 24 देखिए, निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ था। तो इसमें ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा अशोक। इसमें आपको बताना है कि एक कुशल संगीतज्ञ कौन सा सम्राट था। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था यह एक कुशल संगीतज्ञ था। समुद्रगुप्त बहुत अच्छा बीड़ा वादक था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को संगीत के क्षेत्र में नारद और तुम्बरु में तुलनीय बताया गया है। समुद्रगुप्त के बीड़ा वादक प्रकार के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। तो मुद्रा लेख के आधार पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कुशल नाटककार या अभिनेता स्वीकार किया जाता है, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था। तो ऑप्शन देखिए, विष्णुगुप्त, दूसरा नीलराज, तीसरा हस्तिवर्मन, चौथा मंडराज। इसमें आपको बताना है कि समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है विष्णुगुप्त। जो विष्णुगुप्त है वह समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा, जो पल्लव शासक थे वो थे। ठीक है, तो एक है इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी। इन्होंने कहा कि समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ विजय को धर्म विजय कहा है। जो विष्णुगुप्त है पल्लव वंश का चौथा राजा था। वह पल्लव वंश का शासक था जिसका उल्लेख संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाओं के जो अभिलेख है उसमें प्राप्त होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 26 में प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था पहला श्रीगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है कुमारगुप्त, चौथा है समुद्रगुप्त। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला कौन सा प्रथम गुप्त शासक था। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को नालंदा के 2 ताम्रपत्र और गया से प्राप्त ताम्रपत्रों में परम भागवत की उपाधि के साथ संबोधित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 27 पर किस गुप्त राजा को देवगुप्त कहा जाता है। पहला ऑप्शन कुमारगुप्त, दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि किस गुप्त राजा को देवगुप्त कहा जाता था। देखिए इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त कहा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि गुप्त काल में ताम्र की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया। ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा स्कंदगुप्त, चौथा विष्णुगुप्त। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि तांबे की मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। देखिए इसमें आज जो आपको उत्तर होगा वह है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने ताम्र मुद्रा का प्रचलन कराया था। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 29 निम्नलिखित में से किस राजा को देवराज के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे कनिष्क है, दूसरा गौतमीपुत्र सातकर्णी, तीसरा अशोक, चौथा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। देवराज के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसमें देखिए प्रश्न संख्या 30 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के किस एक राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हुआ था? ऑप्शन देखिए नागवंश से, दूसरा वाकाटक वंश से, तीसरा कदम्ब राजवंश से, चौथा लिच्छवी राजवंश। इसमें आपको बताना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। ठीक है, ठीक है, इसमें जो आपका उत्तर सही होगा वह है लिच्छवी राजवंश। लिच्छवी राजवंश से चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय की नागवंश के साथ संबंध वैवाहिक संबंध होगा, उनमें जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था कुमार नागा। उनसे एक पुत्री जन्मी थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता। जो वाकाटक वंश है, वाकाटक वंश के जो नरेश थे रुद्रसेन द्वितीय से जो प्रभावती गुप्ता है, इनका विवाह उन्होंने किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस राजवंश से किया था? ऑप्शन पल्लव वंश, दूसरा सातवाहन वंश, तीसरा वाकाटक वंश, चौथा कदम्ब वंश। इसमें आपको बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस राजवंश के साथ किया था। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया था, इसका जो उत्तर होगा वह है वाकाटक वंश। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें देखिए दिया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था। ठीक, पहला है शकों के उन्मूलन के बाद, दूसरा अपने समस्त विजय अभियानों के बाद, तीसरा अपने विवाह के बाद, चौथा उपयुक्त में सभी के बाद। ठीक है, इसमें जो उत्तर होगा आपका वह है शकों के उन्मूलन के बाद उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। प्रश्न संख्या 33 देखिए निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी? ऑप्शन कुबेर नागा, दूसरा प्रभावती गुप्ता, तीसरा ध्रुव देवी, चौथा कुमार देवी। देखिए इसमें जो आपका उत्तर सही होगा वह प्रभावती गुप्ता थी। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 34 देखिए निम्नलिखित में वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? ठीक है, तो इसमें देखिए पहला उत्तर जो आपका है वह है ऑप्शन देखिए प्रवरसेन द्वितीय, दूसरा है पृथ्वीसेन द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है रुद्रसेन प्रथम, चौथा ऑप्शन है रुद्रसेन द्वितीय। इसमें आपको बताना है कि इसने अपनी पुत्री का विवाह प्रभावती गुप्ता का किसके साथ किया था। जो आपका उत्तर है वह है रुद्रसेन द्वितीय, जो वाकाटक के वंश के थे, वह उन्हीं के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रभावती गुप्ता शासिका थी, पहला ऑप्शन देखिए गुप्त वंश की, दूसरा शुंग वंश की, तीसरा वाकाटक वंश की, चौथा मौखर वंश की। तो इसमें देखिए जो आपका उत्तर होगा वो अभी हमने बताया वाकाटक वंश के जो शासक थे रुद्रसेन द्वितीय, उन्हीं के साथ इनका विवाह हुआ था, तो इसी वंश की वो शासिका थी। तो यहाँ पे देखिए 36 उस गुप्त और वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि प्रदान की थी। वाकाटक वंश की रानी, अभी हमने उत्तर बताया, इसका उत्तर समझ लीजिए। इसका उत्तर है
प्रभावती गुप्ता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 37, मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। इसमें मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वह मेहरौली स्तंभ लेख से संबंधित है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं था। ऑप्शन अमर सिंह, दूसरा बेताल भट्ट, तीसरा छपड़क, चौथा नागार्जुन। इसमें आपको बताना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था। ठीक है, ठीक है, इसमें जो उत्तर आपका होगा वह है नागार्जुन। नागार्जुन थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। देखिए, जो इनके नवरत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, उनमें जो कालिदास थे एक महान साहित्यकार थे, जो बेताल भट्ट थे वो एक जादूगर थे, जो खरपटक थे वो एक कूटनीतिज्ञ थे, उसके बाद शंकु थे जो वास्तुकार के रूप में जाने जाते थे, एक धन्वंतरी थे जो चिकित्सक थे, एक अमर सिंह थे जो कोशकार थे, उसके बाद छपड़क थे ये फलित ज्योतिषकार थे, बर्रुच थे ये व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे, उसके बाद बराहमिहिर थे ये खगोल विज्ञानी थे। जो नागार्जुन थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, उनके दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो किस राजा के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फाह्यान भारत आया था? तो इसमें आपको बताना है कि पहला ऑप्शन देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा हर्षवर्धन, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चौथा है कनिष्क। इसमें देखिए आपका जो उत्तर होगा वह है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, देखिए जो फाह्यान आया था वह 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। वह भारत में कुल 14 वर्षों तक रहा। फाह्यान भारत में कुल 14 वर्षों तक रहा था। उसने अपनी पुस्तक एक लिखी, उसने हो क्यों की में मध्य देश का उल्लेख करता है। जो फाह्यान था पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहकर संस्कृत की विद्या प्राप्त की थी। ताम्रलिप्ति में वह 2 वर्ष भी रुका था। इस तरीके से आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि सम्राट कुमारगुप्त प्रथम की माता कौन थी? ऑप्शन देखिए कुबेर नागा, दूसरा ध्रुव देवी, तीसरा कुमार देवी, चौथा अनंत देवी। इसमें आपको बताना है कि सम्राट कुमारगुप्त की प्रथम की माता का नाम कौन था। तो इसमें जो आपका उत्तर सही होगा वह है ध्रुव देवी। ठीक है, ध्रुव देवी इनकी माता का नाम था। ठीक है, कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था। विलसद स्तंभ लेख में कुमारगुप्त ने अपने आप को ध्रुव स्वामिनी की संतान बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगले प्रश्न पर चलते हैं। 41 पर निम्न में से किसने सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी थे? ऑप्शन देखिए कनिष्क, दूसरा भूविष्ठ, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा अश्वगुप्त। इसमें आपको बताना है कि किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे ज्यादा भारी थे। इसमें देखिए जो आपका उत्तर है वह है अस्कंदगुप्त। अस्कंदगुप्त के सिक्के सबसे ज्यादा वजन में भारी थे। ठीक है,
अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए, मंदसौर लेख की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन हरिसेन, दूसरा वीरसेन, तीसरा बाणभट्ट, चौथा वत्स भट्ट। तो इसमें आपको बताना है कि मंदसौर लेख की रचनाकार कौन थे। आपका जो उत्तर सही होगा वह है वत्स भट्ट। जो वत्स भट्ट थे ये मंदसौर लेख के रचनाकार थे। ठीक है, तो देखिए जो मंदसौर का अभिलेख है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार पूछा जाता है कि तंतुवाय का संबंध किस लेख से है। ठीक है, तंतुवाय जो है इसमें एक पट्टवाय या रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख यहाँ पे इसने किया है। ठीक है, वत्स भट्ट से सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, कि जो मंदसौर है यह गुजरात के 10 से स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 43 कि प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण कौन माना जाता है? ऑप्शन मंदसौर, दूसरा एरण अभिलेख, तीसरा कर्पूर मंजरी और चौथा अमरकोश। इसमें आपको बताना है कि विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण कहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख भारत में विज्ञापन से संबंधित पहला अभिलेख माना जाता है। इस अभिलेख में रेशमी वस्त्र व्यवसाय और उसके विज्ञापन का बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्नलिखित किस अभिलेख में पटवाय श्रेणी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख, दूसरा अस्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपत्र, तीसरा है अस्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, चौथा अस्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख। इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। पहला जो ऑप्शन है यही आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 45 पे कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में अस्कंदगुप्त के राज्यकाल में होड़ों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है? पहला मथुरा, दूसरा भीतरी, तीसरा जूनागढ़, चौथा सांची। इसमें आपको बताना है कि अस्कंदगुप्त के राज्यकाल में होड़ों के आक्रमण का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए इसमें जो आपका उत्तर हुआ है भीतरी स्तंभ लेख से। ठीक है, जो भीतरी स्तंभ लेख है में पुष्पमित्र और होड़ों के साथ अस्कंदगुप्त के युद्धों का बहुत सुरक्षित विवरण यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, भीतरी लेख में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारपाल की माताओं के नाम एवं उनकी उपाधि महादेवी का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि होड़ों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ। इसमें आपको देखिए ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा है कुमारगुप्त प्रथम, तीसरा है अस्कंदगुप्त, चौथा है बुद्ध गुप्त। इसमें देखिए जो आपका उत्तर सही होगा वह है अस्कंदगुप्त। अस्कंदगुप्त के शासनकाल में होड़ों का प्रथम आक्रमण हुआ था। देखिए जो अस्कंदगुप्त है इसकी कुछ विशेष उपाधियां हैं, थोड़ा उसको देख लेते हैं। इसकी जो उपाधियां वह क्रमादित्य है, शक्रोपम है, देश रक्षक, ये इसकी विशेष उपाधियां हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 47 हूर सरदार मिहिरकुल को पराजित किया था। ऑप्शन पुरगुप्त ने, दूसरा बुद्धगुप्त ने, तीसरा भानुगुप्त ने, चौथा नरसिंह गुप्त ने। इसमें आपको बताना है हूर सरदार मिहिरकुल को किसने पराजित किया था। उत्तर देखिए यहाँ पे नरसिंह गुप्त प्रथम ने, ये आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए आपका ये मिलान का है
ठीक है, तो इसमें आपको मिलाना है। देखिए इसमें कुमारगुप्त प्रथम जो थे, इसमें हाँ वो राजा किससे संबंधित थे, महारानी का नाम दिया है, तो इसमें जो कुमारगुप्त हैं उनका संबंध महादेवी अनंत देवी से संबंधित है। उसके बाद जो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है वो महादेवी कुमार नागा से संबंधित है। जो चंद्रगुप्त प्रथम है उनका संबंध महादेवी कुमार देवी से। इस तरीके से इसमें जो आपका जो उत्तर होगा वह है 3, 1 और 2, 3, 1 और 2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए एक और मिलान का प्रश्न आ गया कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करते हुए नीचे दी गई संकेत तालिका में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें चंद्रगुप्त प्रथम इनका संबंध कुमार देवी से है। उसके बाद समुद्रगुप्त का संबंध दत्त देवी से है। फिर रुद्रसेन प्रथम का अभी हमने बताया था कि इसमें प्रभावती गुप्ता का, और कुमारगुप्त प्रथम अनंत देवी का। इस तरीके से आपका जो उत्तर होगा वह है तीसरा, 3, 4, 2 और 1 ही आपका उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया था? विरुद्ध का अर्थ है उपाधि। ठीक है, देखिए यहाँ परमेश्वर, दूसरा धर्म प्रवर्तक, तीसरा परम भट्टारक, चौथा है महाराजा धीराज। ठीक है, देखिए इसमें जो उत्तर है वह है धर्म प्रवर्तक। यही उपाधि गुप्त शासकों ने धारण नहीं की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि राज्य पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में प्राप्त होता है? ऑप्शन मौर्य काल, दूसरा कुषाण काल, तीसरा गुप्त काल, चौथा शुंग काल। इसमें आपको बताना है कि पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है गुप्त काल। गुप्त काल में यह प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन देवगढ़ में, दूसरा तिगवा में, तीसरा भीतरगांव में, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि दशावतार मंदिर जो गुप्तकालीन कहाँ पर स्थित है। ठीक है, जो आपका उत्तर होगा वह है देवगढ़ के दशावतार मंदिर है। ठीक है, जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है यह उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यह गुप्त युग का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है, जिसमें गुप्त मंदिरों की सभी विशेषताएं हैं। जो मंदिर की दीवार है उस पर कई प्रकार के चित्र बने हैं, जिनमें शेषधारी विष्णु नर नारायण की तपस्या करते हुए, गजेंद्र मोक्ष, रामायण, महाभारत एवं कृष्ण लीला के दृश्यों का इस पर अंकन हुआ है। शिल्प में राम कथा का सर्वप्रथम चित्रण अगर कहीं हुआ है तो देवगढ़ और नचना कुठार के मंदिरों पर इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए किस मूर्ति में सबसे पहले रामायण के दृश्य का अंकन हुआ है, प्रकट हुए हैं। ठीक है, जिसे अभी हमने बताया कि नचना कुठार मंदिर और देवगढ़ का दशावतार मंदिर में सबसे पहले रामायण का उल्लेख हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं? ऑप्शन घुमरा मंदिर, दूसरा नचना कुठार मंदिर, तीसरा
नागौर शिव मंदिर, चौथा तिगवा मंदिर। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है तिगवा मंदिर। तिगवा मंदिर में शिव पार्वती के संगीत वाद्यों के साथ इन्हें उकेरा गया है। सॉरी, इसमें गलत उत्तर हो गया। इसमें जो आपका जो उत्तर होगा वह है नचना कुठार मंदिर। नचना कुठार मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं। यहीं पर शिव का चौमुखी नाथ या चतुर्मुखी महादेव मंदिर भी स्थित है। ठीक है, जिसके गर्भगृह में 4 मुख वाले मुखलिंग का उल्लेख हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। पहला मथुरा, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा तिरुपति, चौथा उदयगिरी। इसमें आपको बताना है कि जो पशुपत संप्रदाय के लोग थे उनका महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है मथुरा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि कायस्थ शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस स्मृति में मिलता है। ऑप्शन नारद में, दूसरा पराशर स्मृति में, तीसरा याज्ञवल्क्य स्मृति में, चौथा मनु स्मृति में। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसमें सबसे जो आपका उत्तर है वह है याज्ञवल्क्य स्मृति में। जो सी ऑप्शन यही आपका सही है। देखिए, जो कायस्थ है गुप्त काल में एक जाति नहीं थी बल्कि एक वर्ग था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। पहला याज्ञवल्क्य स्मृति में, दूसरा ओशनम स्मृति में, तीसरा नारद स्मृति में, चौथा पराशर स्मृति में। इसमें आपको बताना है कि एक जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर है वह है ओशनम स्मृति में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। पहला मौर्य युग, दूसरा कुषाण युग, तीसरा गुप्त युग, चौथा सातवाहन युग। इसमें आपको बताना है गुप्त युग में भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है गुप्त युग। गुप्त युग को भारतीय क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गुप्त काल को क्लासिकल युग क्यों कहते हैं। ऑप्शन वाणिज्य एवं व्यवसाय के प्रगति के कारण, दूसरा कला एवं साहित्य के प्रगति के कारण, तीसरा तकनीकी प्रगति के कारण, चौथा है सार्वभौम सत्ता के कारण। इसमें आपको बताना है कि गुप्त काल को क्लासिकल युग क्यों कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है बी ऑप्शन, कला एवं साहित्य के प्रगति के कारण गुप्त काल को क्लासिकल युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें देखिए दिया है गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी। पहले ऑप्शन में 10, 11, 12, 13। उसके बाद दिया है 12, 13, 14, 15। तीसरा ऑप्शन दिया है 2, 8, 10, 11। चौथा ऑप्शन दिया है 16, 17। इसमें आपको बताना है कि गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है 16 और 17। तो 16 और 17 है, यह गुप्त काल में अजंता की गुफाओं के रूप में इन्हें निर्मित किया गया है। देखिए, अजंता की जो गुफा है संख्या 16, 17, 19, 16, 17 और 19, ये जो गुफाएं हैं ये गुप्त काल से संबंधित हैं। 16 और 17वीं गुफा बिहार है, जबकि 19वीं जो ये वाली है 19वीं, ये एक प्रकार की चैत्य है। ठीक है,
देखिए, जो 16वीं गुफा है, यह सबसे अधिक प्रसिद्ध गुफा है, क्योंकि इसमें मरणासन राजकुमारी का उल्लेख मिलता है। जो 17वीं है गुफा है, इस गुफा को चित्रशाला गुफा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 61 निम्नलिखित में अजंता के किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है? तो अभी हमने चर्चा की। इसमें देखिए, आपका जो उत्तर है गुफा संख्या 16 है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अजंता के प्राचीन चित्र का काल है। पहला पहली शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में अजंता के प्राचीनतम चित्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अजंता की गुफाओं का निर्माण 200 ईसा पूर्व से लेकर के 7वीं सदी तक किया गया है। 9वीं और 10वीं सातवाहन कालीन गुफा के चित्र सबसे प्राचीन माने गए हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं, इसकी खोज 1819 ईस्वी में विलियम एरिकिंसन महोदय ने किया था। 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं की यात्रा की और प्रथम बार ब्रिटेन के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इसका विवरण प्रकाशित किया था, जिससे विश्व को अजंता की गुफाओं के विषय में जानकारी प्राप्त हुई। इसमें जो अजंता की गुफाएं हैं, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बाघोर नदी के किनारे यह स्थित है। ठीक है, इसमें कुल 29 गुफाएं बनाई गई थी, जिनमें 4 चैत्य हैं और 25 विहार है। इस तरीके से अजंता की जो गुफा है यह सातवाहन कालीन है। ये तमाम प्रकार के जो साक्ष्य हमने बताए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां पाई गई हैं? ऑप्शन देखिए, यहाँ पे परमार, दूसरा पल्लव, तीसरा गुप्त, चौथा चंदेल। इसमें आपको बताना है किस काल में के मंदिर में वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां मिलती है। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है गुप्त काल में के जो मंदिर बनाए गए थे उसमें गंगा और यमुना की आकृतियां मिलती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि धमेख स्तूप स्थित है। पहला ऑप्शन सांची में, दूसरा भरहुत में, तीसरा सारनाथ में, चौथा झांसी। इसमें आपको बताना है कि जो धमेख स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसमें जो उत्तर होगा वह है सारनाथ में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? ऑप्शन विशाखदत्त, दूसरा बाणभट्ट, तीसरा कालिदास, चौथा भास। इसमें जो देखिए उत्तर आ गया है। इसमें जो आपका उत्तर है वह है कालिदास। कालिदास जो थे वो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो मालविकाग्निमित्रम के रचयिता हैं। ऑप्शन शूद्रक, दूसरा कालिदास, तीसरा भारवी, चौथी विशाखदत्त। इसमें आपको बताना है कि मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है। तो इसमें देखिए जो आपका उत्तर है वह है कालिदास। ठीक है, मालविकाग्निमित्रम एक नाटक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया कि धरती गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काट रही है? ऑप्शन देखिए आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन है वराहमिहिर, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, चौथा ऑप्शन है सुश्रुत। इसमें आपको बताना है कि किस विद्वान ने यह सिद्ध किया कि धरती गोल है और अपनी धुरी पर चक्कर काट रही है। ठीक है, देखिए जो उत्तर है वह है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया था। जो आर्यभट्ट थे यह गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ एवं ज्योतिषी माने जाते हैं। ठीक है,
उन्हें भारत का पहला ऐतिहासिक खगोल शास्त्री माना जाता है। आर्यभट्ट पहले खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक एक कारण बताया था। आर्यभट्ट पहले खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने यह खोज की कि पृथ्वी गोल है, अपने अक्ष पर चारों तरफ परिभ्रमण कर रही है, सूर्य स्थिर है जबकि पृथ्वी गतिशील है। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं हैं जिनमें आर्यभट्टीयम है, सूर्य सिद्धांत है, 10 गीतिका है, ये तमाम प्रकार की रचनाएं इनकी हैं। अगले चलते हैं, देखिए यहाँ पे एक मिलान का प्रश्न आ गया। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, इसमें देखिए जो मिलान आपका है, ए होल प्रशस्त लेख, रुद्रदामन प्रथम, सॉरी, इसमें जो आपका उत्तर होगा वो यहाँ पे देखिए जो आपका है पुलकेशन द्वितीय। ठीक है, अब जूनागढ़ आपको जो जूनागढ़ लेख है यह है रुद्रदामन प्रथम। उसके बाद नासिक गुहाबलेख जो है यह है ऊषव दत्त की। ठीक है, जो भीतरी स्तंभ लेख है यह है स्कंद गुप्त की। इस तरीके से जो उत्तर हमारा सही है वह है चौथा ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक मिलान का प्रश्न और आ गया, तो इसमें सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। इसमें ऑप्शन नहीं आ पाया है, तो इसमें हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए जो पहले का जो आपका उत्तर है वह है महाभाष्य किसकी है, पतंजलि की है। ठीक है, उसके बाद कुमार संभवम किसकी है, कालिदास की है। अष्टाध्यायी किसकी है, पाणिनि की है। अर्थशास्त्र किसका है, चाणक्य का है। इस तरीके से जो आपका जो उत्तर है वह है 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2 और 3। ठीक है, ये आपका उत्तर सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 70 प्रश्न है, गुप्त काल में भुक्त क्या थी। उत्तर देखिए राज्य या प्रांत, मंडल तीसरा, जिला चौथा, परगना। इसमें आपको बताना है गुप्त काल में जो भुक्त थी वो क्या थी। तो आपका उत्तर है वह है राज्य या प्रांत हुआ करती थी। ठीक है, गुप्त काल में प्रांत को देश, अवनी या भुक्ति कहा जाता था। प्रयाग प्रशस्त में भुक्ति का प्रथम बार उल्लेख हुआ है। अर्थात सबसे पहले भुक्ति का उल्लेख प्रयाग प्रशस्त में किया गया है। राष्ट्रकूट प्रशासन में विषय जिसे जिला कहा जाता है, सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी। भुक्ति जो थी तहसील थी। जो भुक्त थी इसका जो प्रधान होता था उसे भोगपति कहा जाता था। ठीक है, गुप्त काल में 2 प्रकार के प्रांत होते थे, जिसमें एक सीमांत प्रांत होता था, दूसरा आंतरिक प्रांत होता था। जो सीमांत प्रांत होता था उसका प्रमुख गोप्ता होता था, और जो आंतरिक प्रांत होता था उसका प्रमुख ऊपरी महाराज हुआ करता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 71 पर किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई थी। उत्तर मनु स्मृति में दूसरा, याज्ञवल्क्य स्मृति में तीसरा, नारद स्मृति में चौथा, पतंजलि के महाभाष्य में। इसमें आपको बताना है कि विधवा पुनर्विवाह की अनुमति सर्वप्रथम किसमें दी गई थी। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है नारद स्मृति में। नारद जो स्मृति है गुप्त काल की एक प्रमुख स्मृति मानी जाती है। नारद ने नियोग एवं स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी।
नारद ने कहा, और इसमें पराशर 5 विशेष परिस्थितियों में, जैसे पति अगर मर जा रहा है, पति का कुछ पता नहीं है, अगर वह सन्यासी हो जा रहा है, अगर वह नपुंसक है या पतित हो गया है, इन 5 परिस्थितियों में नारद ने स्त्रियों को पुनः विवाह करने की अनुमति प्रदान किए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र का गुप्ता कौन था। पहला ऑप्शन चक्रपालिक, दूसरा तुषास, तीसरा पड़दत्त, चौथा सर्वनाग। इसमें आपको बताना है कि चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र का गुप्ता कौन था। ठीक है, इसमें जो आपका युक्त है वह है पड़दत्त। ठीक है, स्कंदगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत में चक्रपालित के पुत्र पड़दत्त को अपना गुप्ता या राज्यपाल नियुक्त किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है वह है गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, सामंतवाद एवं भूमिदान, दूसरा आर्थिक सुदृढ़ता, तीसरा ब्राह्मणों का महत्व एवं व्यापार में वृद्धि, और चौथा है शूद्रों को व्यापार का अधिकार। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर है वह है सामंतवाद एवं भूमिदान। यह गुप्त काल में प्रमुख सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 74 गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को कहा जाता था। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पहला कर्णिक, दूसरा ध्रुवाधिकरण, तीसरा शौलिक, चौथा समाहर्ता। ठीक है, इसमें आपको बताना है गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए कौन से अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है कर्णिक। ठीक है, गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी कर्णिक कहलाता था। ठीक है, दिव्य लेखक या लिपिक हुआ करता था। जो ध्रुवाधिकरण था यह भूमि कर संग्रहण का कार्य करता था। महाक्षपटलिक जो होता था यह लेख का प्रभारी था। जो न्यायाधिकरण था भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करता था। कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी विवरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि गुप्त काल में सार्थवाह को क्या कहा गया। पहला जिला प्रशासन का प्रमुख, दूसरा व्यापारिक कारवा का प्रमुख, तीसरा समिति प्रमुख, चौथा श्रेणी प्रमुख। इसमें आपको बताना है कि गुप्त काल में सार्थवाह को क्या कहा गया। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही, व्यापारिक कारवा का प्रमुख। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचतंत्र किसने लिखा था। देखिए यहाँ पे पंचतंत्र जो के लेखक हैं वह हैं विष्णु शर्मा। ये आपका उत्तर सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था। ऑप्शन बाणभट्ट, दूसरा आर्यभट्ट, तीसरा विशाखदत्त और चौथा कात्यायन। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर है वह है आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र हुआ करते थे। आर्यभट्ट को बीज गणित का जनक माना गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था। पहला सारनाथ, दूसरा अमरावती, तीसरा एलोरा, चौथा सांची। ठीक है,
इसमें आपको बताना है गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा स्थान कला के रूप में प्रसिद्ध था। तो आपका जो उत्तर है वह है सारनाथ। ठीक है, क्योंकि गुप्त काल में कला के जो प्रमुख केंद्र होते थे उसमें 3 थे, मथुरा, पाटलिपुत्र और सारनाथ, जिसमें सारनाथ एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 79, गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था। ऑप्शन उत्तरी बिहार से, दूसरा उत्तर पश्चिम भारत में, तीसरा मध्य भारत से, चौथा दक्षिण भारत से। इसमें आपको बताना है कि गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क प्राप्त किया करते थे। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर हुआ है मध्य भारत। गुप्तों ने मध्य भारत से लोहा खनिज प्राप्त किया करते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ। ऑप्शन बौद्ध धर्म, दूसरा जैन धर्म, तीसरा पौराणिक धर्म, चौथा यवनों का धर्म। इसमें आपको बताना है गुप्त काल में किस धर्म का सबसे ज्यादा विकास हुआ। देखिए इसमें आपका जो उत्तर हुआ है पौराणिक धर्म। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की, किसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है। पहला ऑप्शन प्रवरसेन, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा सर्वतात, चौथा पुष्पमित्र। इसमें आपको बताना है कि कौन सा उत्तर इसमें सही है। ठीक है, इसमें देखिए जो अश्वमेध यज्ञ की बात करता है वह था प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 82, कौन गुप्त शासक नहीं था। पहला रामगुप्त, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त, चौथा देवगुप्त। इसमें आपको बताना कौन सा गुप्त शासक नहीं था। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर हुआ है देवगुप्त। जो देवगुप्त था यह गुप्त शासक नहीं था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था। पहला ऑप्शन कन्नौज, दूसरा थानेश्वर, तीसरा प्रयाग, चौथा बनारस या वाराणसी। इसमें आपको बताना हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा होता था। पहला इसमें कन्नौज है जो आपका उत्तर है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था। तो पहला शैव धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म, चौथा वैष्णव धर्म। इसमें आपको बताना है कि बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी बताया है। ठीक है, इसमें जो वो आपका उत्तर होगा वह है शैव धर्म। बांसखेड़ा अभिलेख में राज्यवर्धन प्रथम, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन को सूर्य का परम भक्त बताया गया है। इसमें हर्ष को परम शिव भक्त कहा गया है। शिव की तरह उन्हें दयालु बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 85, चीनी सम्राट द्वारा हर्षवर्धन के साम्राज्य में भेजे गए राजदूत जो कि दुर्भाग्य से हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही उनकी राजधानी थानेश्वर पहुंच सके थे, उनका नाम क्या था। ऑप्शन वांग ह्युत्से, दूसरा हिंगयुनु, तीसरा युये विनी और चौथा रिम्पोसी। इसमें आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है वांग ह्युत्से। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न पर चलते हैं। 86, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था। पहला विक्रमशिला, दूसरा तक्षशिला,
तीसरा मगध, चौथा नालंदा। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है नालंदा। ठीक है, हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को जो खर्चा चलाने के लिए 100 गांव की आय को दान में प्रदान किया था। हर्ष के शासनकाल में नालंदा को पूर्ण राज्य की संरक्षण प्राप्त था। चीनी विवरण से प्राप्त होता है कि हर्ष द्वारा नालंदा को प्रदत्त 100 गांवों के 200 गृहस्थ प्रतिदिन कई सौ पिकल जो साधारण चावल होता था वहां पे दिया जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किस शासक के शासनकाल में हुई। पहला ऑप्शन समुद्रगुप्त के शासनकाल में, दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम के, तीसरा स्कंदगुप्त, चौथा हर्षवर्धन। इसमें आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासनकाल, किस शासक के शासनकाल में स्थापित हुई थी। ठीक है, इसमें जो प्रश्न है यह आयोग जब पूछा था इसमें कोई उत्तर सही नहीं था, इसमें स्टार लग गया था। ठीक है, तो इसमें देखिए ह्वेनसांग कहता है कि इसका संस्थापक शक्रादित्य था। इतिहासकार मानते शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से हुई है। ठीक है, तो परंतु आयोग ने इसका उत्तर जो माना है वह माना है स्कंदगुप्त। ठीक है, ये जो स्कंदगुप्त है इसी को आयोग ने अपना उत्तर मान लिया है, लेकिन इसका जो उत्तर सही है वह है कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका उत्तर है ये सही है। आगे चलते हैं। ह्वेनसांग ने जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तो उस समय वहां के कुलपति कौन थे। ऑप्शन चंद्रपाल, दूसरा शीलभद्र, तीसरा गुणमती, चौथा ज्ञानचंद। इसमें आपको बताना है कि जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे तो वहां का कुलपति कौन था। तो देखिए यहाँ तो जो उत्तर है वह है शीलभद्र। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगर शीलभद्र की बात करें यहाँ पे तो शीलभद्र थे वो बंगाल के मध्य तट पर रहने वाले निवासी थे। जो शीलभद्र थे पूर्व कांची के धर्मपाल के कुलपति हुआ करते थे। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, फिर देखते हैं। देखिए यहाँ पे ह्वेनसांग का भारत यात्रा का उद्देश्य क्या था। उत्तर देखिए भारत का भूगोल जानना, दूसरा बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना, तीसरा भारत की संस्कृति को जानना, चौथा धन एकत्र करना। ठीक है, लेकिन इसमें आपका जो उत्तर होगा वह बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। ठीक है, तो ह्वेनसांग नालंदा में अध्ययन करने, बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने और महात्मा बुद्ध से संबंधित पवित्र स्थानों के दर्शन हेतु भारत के लिए आया था। तो इस तरीके से चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि ह्वेनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसी सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्य दिया गया था। ऑप्शन देखिए उदिता को, दूसरा वज्रादित्य को, तीसरा श्री वेक्कादेव को, चौथा भीमदेव को। इसमें आपको बताना है कि जब ह्वेनसांग अपने देश वापस जा रहा था तो किसे सीमांत तक उसका मार्ग रक्षा करने का कार्य दिया गया था। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है उदिता को दिया गया था। देखिए 644 ईस्वी में ह्वेनसांग ने हर्ष से स्वदेश लौटने की अनुमति मांगी। उसके बाद हर्ष ने जालंधर के राजा बुतिया या उदित से कहा गया या फिर उदिता या बुद्ध को उसे सीमा तक पहुंचाने हेतु नियुक्त किया था। ह्वेनसांग बुद्ध की चंदन की मूर्ति, बुद्ध के कुछ अवशेष
उस साथ साथ 657 बौद्ध ग्रंथों को लेकर स्वदेश चला गया था। हुआनसेन कहता है कि वह न तो अच्छा दृष्टा था, न सतर्क अनुसंधान करता था और न ही संतोषजनक अभिलेखक। फलस्वरूप उसने अधिक बातें बिना कहे छोड़ दी जिनका कह देना अच्छा होता। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हर्षवर्धन प्रत्येक वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था। वह स्थित था पहला थानेश्वर, दूसरा कन्नौज, तीसरा बनारस प्रयाग, चौथा बनारस। इसमें आपको बताना है कि हर्षवर्धन प्रत्येक के 500 वर्ष बाद कहाँ पर एक मेले का आयोजन करता था। जो आपका उत्तर है वह है प्रयाग। ठीक है, देखिए हर्षवर्धन जो था वह 635 ईस्वी में प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया। दान देने के लिए एक परिषद प्रति 5 वर्ष पर प्रयाग में आयोजित होती थी। 635 में हुआ आयोजन, उसका जो नंबर था वह छठा था। महामोक्ष परिषद समारोह 75 दिनों तक चलता था। ठीक है, वैनसांग एवं 18 देशों के राजा इसमें शामिल हुए थे। यहाँ पर हर्ष ने बुद्ध, सूर्य और शिव की पूजा किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हर्ष के काल में भारत की यात्रा किसने की थी। ऑप्शन ह्वेनसांग, दूसरा फाहियान, तीसरा अलबरूनी, चौथा मेगस्थनी। इसमें आपको बताना है कि हर्ष के काल में भारत की यात्रा किसने की थी। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है ह्वेनसांग। ठीक है, अभी हमने बताई थी। चलिए देखिए, जो हर्ष की एक ह्वेनसांग की पुस्तक है वह है सी यू की। ठीक है, उसका एक मित्र था हुइली। हुइली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हर्षवर्धन पराजित हुआ था। पहला शशांक से, दूसरा रामपाल से, तीसरा पुलकेशन से, चौथा प्रवरसेन से। इसमें आपका जो उत्तर है वह है पुलकेशन से पराजित हुआ था। ठीक है, देखिए जो यह युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के पास, यह युद्ध हुआ था जिसमें यह हार गया था। जो एहोल अभिलेख है उसमें हर्ष को सकलो उत्तर पथनाथ कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजा हर्ष के पराजय का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है। तो अभी हमने बताया, इसका जो उत्तर होगा वह है एहोल अभिलेख। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हर्ष के शासनकाल के समय वल्लभी का राजा कौन था। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है, ऑप्शन देखिए पहले शशांक है, दूसरा ध्रुवसेन द्वितीय है, तीसरा भास्कर बर्मन, चौथा पुलकेशन द्वितीय। इसमें आपको बताना वल्लभी का राजा कौन था। ठीक है, इसमें देखिए जो उत्तर है वह है ध्रुवसेन द्वितीय। हर्ष का समकालीन वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 96 निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है। ऑप्शन रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका है। इसमें आपका देखिए जो उत्तर है वह है उपयुक्त सभी, अर्थात जो है ये सभी रचनाएं हर्ष ने रची थी। आगे चलते, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है। आज देखिए इसमें अभी हमने बताया था, इसका जो रचना इनके द्वारा रची नहीं गई वह है हर्ष चरित्र, जो हर्ष चरित्र है या बाणाभट्टी की रचना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही हो गया। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, इसमें जो आपका उत्तर है वह है मुद्रा राक्षस। जो मुद्रा राक्षस है यह विशाख दत्त की रचना है। ठीक है,
मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, ये आपका उत्तर सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हर्ष का दरबारी कवि नहीं था? पहला ऑप्शन भवभूत, दूसरा बाण, तीसरा मयूर, चौथा दिवाकर। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन हर्ष का दरबारी कवि नहीं था। ठीक है, क्योंकि आपका जो उत्तर होगा वह है भव। जो भवभूत थे वो हर्ष के दरबारी कवि नहीं थे। जो भवभूत थे वो कन्नौज नरेश यशो बर्मन के दरबारी कर थे। देखिए, जो भवभूत है इन्होंने संस्कृत में 3 प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जिनमें महावीर चरित एक है, दूसरा मालती माधव है, तीसरा उत्तम राम चरित्र। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कवि बाण किस स्थान का रहने वाला थे? पहला पटना, दूसरा हजारीबाग, तीसरा शाहाबाद, चौथा चंपारण। ठीक है, देखिए इसमें जो उत्तर है वो कोई क्लियर नहीं है, तो इसमें आयोग ने इसमें स्टार लग गया था। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी व्याख्या कर देते। देखिए, जो बाण भट्ट थे प्रतिकूट गांव के निवासी थे, जो भृगुवंशी थे। तो देखिए, जो प्रतिकूट है यह कान्यकुज क्षेत्र में स्थित था, जिसकी वास्तविक स्थिति बिहार के वर्तमान छपरा जिले में सोन नदी के तट पर थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बाण भट्ट की 2 संतानें थी, थोड़ा उसके विषय में जान लीजिए। इनके एक पुत्र थे चित्रभानु, अब इनकी एक पुत्र थी राज देवी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाण भट्ट ने किसे हूर हरिण केसरी नाम दिया है? ठीक है, देखिए ऑप्शन हर्षवर्धन, दूसरा राज्यवर्धन, तीसरा प्रभाकर वर्धन, चौथा नरवर्धन। इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है प्रभाकर वर्धन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो इसमें देखिए ऑप्शन नरवर्धन, दूसरा आदित्यवर्धन, तीसरा राज्यवर्धन, चौथा प्रभाकर वर्धन। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? इसमें आपका जो उत्तर हुआ है प्रभाकर वर्धन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए 103, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए जो आपका उत्तर है, पहले मेगास्थनी जाए थे। ठीक है, दूसरे पे फाहियान है, तीसरे पे हुआइन सांग है और चौथे पे इत्सिंग है। अर्थात यहाँ पे 4, 3, 2 और 1, ये आपका उत्तर सही है। तीसरा उत्तर इसमें आपका सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि बोध वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो इसमें देखिए जो आपका ऑप्शन है वह है शशांक, दूसरा पुष्यमित्र शुंग, तीसरा ईशान वर्मा, चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें आपका जो उत्तर है वह है शशांक। ठीक है, तो अब चलिए 105 प्रश्न पर कि अमरावती स्तूप किस जिले में स्थित है? पहला गुंटूर, दूसरा करनूल, तीसरा चित्तूर, चौथा है हरडनहल्ली। ठीक है, ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर हुआ है यह अमरावती स्तूप जो है गुंटूर जिले में स्थित है। यह जो गुंटूर है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी जो खोज हुई थी 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी ने इसकी खोज किए थे कि अमरावती जो है इसे धान्य कटक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की थी? ऑप्शन मौर्य वंश है, दूसरा वाकाटक, तीसरा गुप्त, चौथा वर्धन। इसमें आपको बताना सेतुबंध जो रचना है किस वंश के शासनकाल में हुई थी। देखिए इसमें जो ऑप्शन हुआ है वाकाटक वंश। ठीक है,
इसके जो रचनाकार हैं वो हैं प्रवर सेन द्वितीय। ठीक, आगे चलते हैं। 107 प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में सामान्य ब्याज की वार्षिक दर थी। इसमें ऑप्शन 15%, दूसरा 20%, तीसरा 24%, चौथा 36%। ठीक है, इसमें जो आपका उत्तर हुआ है 24%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासकों ने अश्वमेध यज्ञ संपादित करवाया था? ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा समय चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा कुमारगुप्त प्रथम, चौथा स्कंदगुप्त। इसमें आपको बताना है कि कौन सा गुप्त शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ को संपादित करवाया था। इसमें जो उत्तर हुआ है कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त के पश्चात कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ संपादित करवाया था, जिसको स्पष्ट करने के लिए इसने एक स्वर्ण सिक्का जारी करवाया था, जिसके मुख्य भाग पर यज्ञ कूप में बंधे घोड़े की आकृति बनी है और उसके पिछले भाग पर चामरधारी राजमहिषी के साथ श्री अश्वमेध महेंद्र का अंकन इस पर मिलता है। कुमारगुप्त के सिक्कों पर अश्व 2 रूपों में अंकित। ये जो महत्वपूर्ण चीजें थे हमने बताई। आगे चलते हैं। देखिए, गुप्त काल में युद्ध और शांति मंत्री जाना जाता था। पहला सेनापति, दूसरा महादंडनायक, तीसरा संधि विग्रही, चौथा कुमार मात्र। ठीक है, तो इसमें आपका जो उत्तर हुआ है संधि विग्रही। ठीक है, देखिए कुछ और जो मंत्री हैं उसके विषय में चर्चा कर लें। देखिए, गुप्त काल में युद्ध और शांति का जो मंत्री होता था उसे संधि विग्रही कहा जाता था। उसके बाद एक मंत्री होता था प्रतिहार। यह सम्राट के अंतःपुर का रक्षक माना इसे जाता था। एक था दंडपासिक। जो दंडपासिक था यह पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। एक मंत्री था महाक्षक छटपटली। इसे आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला कहा गया। एक थे मंत्री महादंड नायक, जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। एक मंत्री थे महाबलाधिकृत, जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसे कहा जाता था। एक अधिकारी थे कुमारामात्य के। अगर इनकी बात की जाए तो आधुनिक जो IAS अधिकारी थे उसी वर्ग के अधिकारी हुआ करते थे। जो वैशाली से प्राप्त मोहरों पर कुमारामात्य का उल्लेख मिलता। इस तरीके से जो विभिन्न अधिकारी थे उसकी चर्चा की। चलिए 110 पर देखिए, यहाँ पे सूची को एक तुम मिलाना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नहीं, लेकिन इसमें जो मिलान है उसको देख लेते हैं। जो ऊपरी को होता था वह एक पुलिस अधिकारी होता था। सॉरी, इसमें देखिए जो ऊपरी था वह प्रांतिक, अभी हमने बताया प्रांतिक गवर्नर होता था। ठीक है, उसके बाद जो दंडपाशिक होता था यह पुलिस अधिकारी होता था। ठीक, उसके बाद जो मध्य सचिव होता था यह एक प्रकार का मंत्री होता था। जो राज्यिक होता था यह एक कर संग्राहक होता था। अर्थात 2, 3, 4 और 1। ठीक, कौन सा? 2, 3, 4 और 1, ये आपका उत्तर सही था। ठीक, आगे चलते हैं। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? पहला मौर्य युग की, दूसरा गुप्त युग की, तीसरा कुषाण युग की, चौथा राजपूत युग। इसमें आपको बताना है कि जो बाघ की गुफाएं हैं वो किस युग से संबंधित हैं। ठीक है, जो आपका उत्तर है यह है गुप्त युग से। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघनी नदी के तट पर बाघ की पहाड़ी स्थित है।
यह गुफा विंध्य पहाड़ियों को काटकर बनाई गई थी। 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड महोदय ने इसकी खोज की थी। ठीक, यहाँ से कुल 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। जो पहली गुफा है उसे गृह गुफा कहा गया, जो दूसरी गुफा इसे पांडव गुफा कहा गया, जो तीसरी गुफा है इसे हाथी खाना कहा गया, जो चौथी गुफा है उसे रंग महल कहा गया। इस तरीके से उसके बाद सभी 9 गुफाएं गुप्त युग में बनाई गई, एक बौद्ध विहार हुआ करती थी। ठीक है, जो पांडव गुफा में पद्म पाण बुद्ध का जो चित्र है उसमें बनाया गया था। पांडव गुफा यहाँ की सबसे बड़ी गुफा हुआ करती थी। बाकी गुफाओं का सबसे प्रसिद्ध जो चित्र है वह स्त्री पुरुषों का चक्राकार नृत्य है वह था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्धन को बौद्ध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा अष्टगुप्त, चौथा कुमारगुप्त। इसमें आपको बताना है किसने सिलोन के राजा को बौद्ध राजा मेघवर्धन को बौद्ध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी। इसमें जो आपका जो उत्तर सही होगा वह है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त ने इसे अनुमति दी थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें देखिए, अब निम्नलिखित में से कौन सा अनुवर्ती क्रम सही है? इसमें आपको बताना है कौन सा उत्तर इसमें सही है। देखिए, इसमें आपका जो उत्तर सही है वह है पहला वाला। पहले है विंध्य शक्ति प्रथम, दूसरा प्रवरसेन, तीसरे रुद्रसेन प्रथम, चौथे पृथ्वीसेन प्रथम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14 निम्नलिखित में से कौन गुप्त राजाओं का सामंत नहीं था? इसमें परिव्राजक, दूसरा बर्मन, तीसरा उक्षकल्प, चौथा सेंद्र। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर हुआ है सेंद्र। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी साक्ष्य हर्ष के इतिहास का साक्ष्य नहीं है? पहला हीची, दूसरा सेकिया फेंगचे, तीसरा होगोजी, चौथा फायुआनचुले। इसमें देखिए जो यह उत्तर है इसमें कोई भी उत्तर इसमें सही नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा है। ठीक, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, नीचे राजाओं की एक सूची दी गई है जिसमें कहा गया है कि राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। इसमें आपको बताना है कि समुद्रगुप्त ने किन्हें पराजित किया? विष्णुगुप्त को, अनिल राज को, नीलराज को, तीसरा पुलकेशन को, चौथा भास्कर वर्मा को। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है 1 और 2, अर्थात विष्णुगुप्त को और नीलराज को इसने पराजित किया था। ठीक, आगे चलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति का कोट्टर स्थान अधोलिखित किस स्थान से समेकित किया गया है? तो यहाँ पे देखिए, जो आपका उत्तर होगा वो आपका उत्तर यहाँ पे जो सही है वह है उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित कोट्टूर है। यही आपका उत्तर बी वाला सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 कि रामगुप्त की कथा निम्न में से किसमें प्राप्त नहीं होती है? पहला देवीचंद गुप्त में, दूसरा श्रृंगार प्रकाश में, तीसरा नाट्य दर्पण में, चौथा कथा सरित सागर में। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है कथा सरित सागर में रामगुप्त की कोई भी कहानी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे किसने पुष्यमित्रों को पराजित किया था? तो यहाँ पे जो आप ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने, दूसरा अष्टगुप्त ने, तीसरा समुद्रगुप्त ने, चौथा कुमारगुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका उत्तर हुआ है अष्टगुप्त
गुप्त। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया था? पहला सतपुड़ा के वन में, दूसरा पंचवटी वन में, तीसरा बिंद वन में, चौथा गंगा के मैदान में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो उत्तर हुआ है बिंद के वन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर्षवर्धन का मुख्यमंत्री कौन था? पहला कुंतल, दूसरा भांड, तीसरा सिंहनाथ, चौथा देवगुप्त। ठीक, तो इसमें आपका जो उत्तर सही होगा वह है भांड। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए जो भंड होता था इसे ह्वेनसांग ने पोनी नाम दिया है। वह इसे महामंत्री बताता है या प्रधान सचिव कहा गया है। देखिए इसमें जो अवंती होता था यह महासंधि विग्राहित अधिकारी हुआ करता था। जो सिंहनाद था यह प्रधान सेनापति हुआ करता था जिसे महाबलाधिकारी कहा गया है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हर्ष के गज सेना का कटुक प्रमुख हुआ करता था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? इसमें आपको बताना है कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है। इसमें देखिए आपका जो उत्तर सीधा है वह है बाणभट्ट की कादम्बरी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि हर्ष चरित्र के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख मिलता है? पहला अध्याय 2 में, दूसरा अध्याय 4 में, अध्याय 7 में, अध्याय 8 में। इसमें आपको बताना है किस अध्याय में इसका उल्लेख मिलता है। तो इसमें अध्याय 8 में विभिन्न संप्रदायों धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, हर्ष चरित्र में 8 अध्याय एक खंड है जिसे उच्छ्वास कहा गया है। प्रथम 3 में बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, इसीलिए पहले का कोई ऐतिहासिक महत्व यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न 124 निम्नलिखित अभिलेखों में किसने सार्थवार शब्द का प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन देखिए इलाहाबाद स्तंभ लेख, दूसरा मथुरा स्तंभ लेख, तीसरा मानकुंवर अभिलेख, चौथा दामोदर ताम्रपत्र लेख। ठीक, इसमें आपका जो उत्तर हुआ है दामोदर ताम्रपत्र लेख में सबसे पहले सार्थवाह का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि आपका अंतिम प्रश्न है। देखिए यहाँ पे प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपने आप को आत्मदाह कर लिया था? पहला यमुना, दूसरा सरस्वती, तीसरा गंगा, चौथा झेलम। ठीक, इसमें आपका जो उत्तर हुआ है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के किनारे प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए गुप्त और गुप्तोत्तर काल से संबंधित 125 प्रश्न थे जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से देखा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।